पाकिस्तान में बर्री फौज के सरबराह की तैनाती कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाज़ा इस मामले से जुड़ी बहस और सियासी रहनुमाओं के बयानात से लगाया जा सकता है, जो तकरीबन गुज़िश्ता एक साल से दिए जा रहे हैं। बर्री फौज के मौजूदा सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतबादिल की तैनाती और इससे जुड़े तनाज़ात और बयानात से क़त्ए नज़र अगर पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो बर्री फौज के सरबराहान की तकर्रुरियाँ और मुद्दत मुलाजमत अक्सर व बेशतर तनाज़ात से घिरी रही हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के पहले मकामी कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल अयूब खान, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला मार्शल अभी लगाया, से लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक तकरीबन तमाम सिपह सलार किसी न किसी तनाज़े में ज़रूर उलझे। हुकूमत और वज़राए आज़म से ढके छुपे इख्तिलाफात हों या फिर बराह रास्त मुदाखलत, बर्री फौज के सरबराहान का नाम अस्करी अमूर के साथ साथ सियासत और हुकूमत से भी जुड़ा रहा। BBC ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में माजी के आर्मी चीफ्स का अहाता किया और बताया कि गुल हसन खान फौज के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। वजह यह थी कि इस ओहदे का नाम बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया था, लेकिन गुल हसन किसी सिविल हुक्मरान की जानिब से क़ब्ल वक्त फारिग कर दिए जाने वाले पहले फौजी सरबराह भी बने। गुल हसन को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की बड़ी फौज के मुख्तसर तरीन मुद्दत तक रहने वाले सरबराह थे, जिनका दौर सिर्फ 2.5 माह था। गुल हसन के बाद पाकिस्तानी फौज की मुख्तसर वक्त के लिए क़यादत करने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, जिनका 8 जनवरी 1993 को दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हुआ, तो इन्हें आर्मी चीफ बने हुए सिर्फ 1 साल और 5 महीने हुए थे। ये मुल्क में सियासी कशमकश का दौर था और फौज की बराह रास्त मुदाखलत की अफवाहें उरूज पर थीं। नवाज शरीफ वजीर आज़म और गुलाम इसाक खान मुल्क के सदर थे। शुजा नवाज, जो जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि गुलाम इसाक खान लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहीद काकड़ कोयटा कोर के कमान कर रहे थे। ब्रायन कल्फी अपनी किताब पाकिस्तान आर्मी ए हिस्ट्री ऑफ वार में लिखते हैं कि अब्दुल वहीद काकड़ के ख्याल में ये इनकी आखिरी पोस्टिंग थी और वो रिटायर होकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ताहम सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात के बाद फौज की सरबराही का कुरा इनके नाम निकला। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्स में लिखते हैं कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ पर मार्शल लगाने का काफ़ी दबाव था, लेकिन वो मुल्क में सियासी कशीदगी का सियासी हल तलाश करना चाहते थे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त सदर मुमलिकत के पास आइन की 8वीं तरमीम के तहत असम्बली को तोड़ने का इख्तियार मौजूद था, जिसे गुलाम इसाक खान बेनज़ीर भुट्टो की पहली वज़ारत उज़्मा को ख़त्म करने के लिए एक बार इस्तेमाल कर चुके थे। जब 1993 में उन्होंने इस इख्तियार को दूसरी बार नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हुई। शुजा नवाज लिखते हैं कि इस अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए रेंजर्स का सहारा लेने की कोशिश की, तो आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने इसका रास्ता रोक दिया। शुजा नवाज के मुताबिक जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आज़म नवाज शरीफ को कायल किया कि वो दोनों मुस्ताफ़ी हो जाएं ताकि नए इंतखाबात करवाए जा सकें, जिनके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत कायम हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल वहीद काकड़ के बारे में कहा कि इनको सियासत में घसीटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी कोई मुदाखलत नहीं की। अब्दुल वहीद काकड़ गालिबन वाहिद सिपह सालार थे जिनको एक वजीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने 3 साल की मुद्दत पूरी होने पर यह ओहदा छोड़ दिया। ये 17 अगस्त 1988 का दिन था जब पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असलम बेग तैयारे में बैठे फ़ज़ा से एक जाए हादसा का दौरा कर रहे थे। अपनी सवाने हयात में असलम बेग लिखते हैं कि सामने धुआं नज़र आ रहा था। अगले ही लम्हे हमारा तैयारा इसके नज़दीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से रब्ता किया तो इसने बताया कि पाकिस्तान 1 C-30 क्रैश हो गया है और कोई नज़र नहीं आ रहा। इस किस्म के हालात में मुझे अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसे पर पहुंच भी जाता तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पायलट को कहा कि सीधे रावलपिंडी चलो। ये वो मकाम था जहां कुछ देर पहले C-130 तैयारा गिर कर तबाह हुआ था, जिसमें दीगर अफराद के हमरा सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक भी सवार थे। ज़ियाउल हक की तैयारा हादसे में हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बन गए। जनरल ज़िया की हलाकत और असलम बेग के आर्मी चीफ बनने के 3 घंटों के अंदर आइन बहाल हो चुका था। इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ जिसे 90 दिनों में मुकम्मल होना था।
اگرچہ جنرل اسلم بیگ پر مارشل لا لگانے کا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے وعدے کے مطابق انتخابات کروائے۔ لیکن انہی انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف متنازع سیاسی محاذ IGI کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کے برسر اقتدار آنے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ 1999 کے اواخر میں 12 اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانک اس وقت کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کی مرضی کے خلاف ISI چیف بنوایا تھا اور یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب ہیں۔ تاہم خود جنرل ضیاء الدین کے مطابق ان کی نواز شریف سے پہلی ملاقات اسی وقت ہوئی تھی جب ان کا ISI چیف بنتے وقت انٹرویو ہوا۔ ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر فوج کے رد عمل نے جمہوریت کی بساط کو ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک جانب وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کی یونیفارم سے بیج اتروا کر لگائے گئے اور پھر ادھر اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئے جو خود اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بھی نواز شریف سے اختلاف کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل مستعفی ہو چکے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔